गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। हम पिछले वीडियो में अपना एक चैप्टर कर चुके थे, एक डेरिवेशन कर चुके थे जो थी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। आज हम हमारे इसी चैप्टर की दूसरे चैप्टर की सेकेंड डेरिवेशन करेंगे जो कि है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करो या विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विध्रुव होता क्या है, क्योंकि हमें किसी द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है किसी बिंदु पर। तो द्विध्रुव ये होता है, जब समान आवेश, जब विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के आवेश एक अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत ही कम दूरी, ये मैंने जूमिंग फॉर्म में डायग्राम बनाया इसलिए आपको दिख रहा है, बाकी विद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। अति अल्प दूरी मतलब अल्प से भी कम, अति अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमारा विद्युत द्विध्रुव, इसके कारण हमें किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो वो बिंदु हम P ले लेते हैं जो कि यहां पर है। P बिंदु आ गया, ये हमारा हो गया इसका मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो कि है O पॉइंट, जिसका मध्य बिंदु है O। ये हो गया हमारा A, ये डिस्टेंस भी हो गया हमारा A, और ये पूरा डिस्टेंस द्विध्रुव का है वो हमारा हो गया 2A। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A बिंदु, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B बिंदु, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो हमें द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आप भी सेम डायग्राम बना लीजिएगा। सो इसको हम नाम दे देते हैं। अब ये हमारा हो गया R1 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा R2। इसकी इससे दूरी A बिंदु की माइनस क्यू जिस पर है, और B बिंदु जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, वहां से P बिंदु की दूरी R2 हो जाएगी। सो यहाँ से अब ये हमारे पास थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर भी जो कोण बन रहा है उसका नाम है थीटा। यहाँ से हम लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस लाइन पर, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया C, और इसको हम नाम दे देते हैं D। इसको सही से नाम देते हैं C बिंदु। ये हमारा पॉइंट हो गया C, ये हमारा पॉइंट हो गया D। तो हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट है। मैं एक बार आपको वापस डायग्राम समझा देता हूँ। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और A बिंदु जिस पर द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश उपस्थित है उससे P बिंदु की दूरी r है। B बिंदु जिस पर हमारा प्लस क्यू आवेश उपस्थित है द्विध्रुव का, उससे P बिंदु की दूरी R2 है। हमने B बिंदु और O बिंदु से R डिस्टेंस और R1 डिस्टेंस पर लंब डाला है। जो लंब B बिंदु से डाला है वो C पर कटा है, और जो O बिंदु से डाला है वो D पर कटा है, ये और ये। तो आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ, तो डायग्राम के बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है, वो हमारे डेरिवेशन में आती है, वो है लैंग्वेज। कि लैंग्वेज क्या लिखे। तो लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ, लैंग्वेज को झाड़ दिए, जो हमने डायग्राम बनाया है वो का वो लिखना पड़ता है, और जो हमारा क्वेश्चन है एक लाइन, वो ऑलवेज जो हमारा क्वेश्चन है वो एक लाइन तो हमें लिखनी है लैंग्वेज में, जिससे एग्जामिनर और इम्प्रेस होकर अच्छे मार्क्स देता है कि इस स्टूडेंट ने लैंग्वेज भी लिखी है। हर डेरिवेशन में अगर हम लैंग्वेज लिखते तो उसके हमें मार्क्स मिलते ही है, और अच्छे मिलते हैं। यदि कहीं पर एक मार्क कट भी रहा होगा तो वो एग्जामिनर दे देगा कि इस बंदे ने लैंग्वेज भी लिखी है, डेरिवेशन भी की है, डायग्राम भी अच्छा बनाया है, तो ये हमारे कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लैंग्वेज सिंपल है, देख लीजिए, जैसे कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। तो सेम टू सेम ए बी एक मध्य द्विध्रुव बनाया हमने, जिसका सेंटर पॉइंट हमने O बिंदु लिया है। ये हमें O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। ये
हमारा क्वेश्चन ही है और हमने क्वेश्चन का क्वेश्चन ही लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये सेम चीज हम लिख सकते हैं और ये चीज करेक्ट है, कोई गलत कर ही नहीं सकता। माना ये डिस्टेंस हमने माना है एपी, एपी जो कि R1 है, ओपी, ओपी जो कि R है और बीपी जो कि R2 है, ये डिस्टेंस हमने माने हैं, तो ये डिस्टेंस भी हमने लिख ली है, तो ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइनें जो आप देख रहे हो कि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, ये हमारी जो पिछली डेरिवेशन थी उससे ही रिलेटेड है। आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है, वी ए, सो हमारा वी ए इक्वस टू आवेश क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। बट यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर R1 आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, क्योंकि हम P बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं और किसके किसके कारण कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश और P बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर R1 आएगा और यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आवेश के कारण है तो विभव भी माइनस लगेगा। यहाँ पर प्लस आवेश के कारण है तो विभव पॉजिटिव होगा। तो वी बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R2। यहाँ पर R2 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश और P बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या है, R2, सो यहाँ पे आएगा R2। तो ये आप नोट कर लो। ये दोनों लाइनें आप नोट कर लेना और इसी के नीचे, मेरे पास तो जगह नहीं इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा, मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो ये इसी के नीचे लिखना है, यही लाइन है। P बिंदु पर परिणामी, ये परिणामी लिखा है, परिणामी विभव P बिंदु पर परिणामी विभव, सो V इक्वल्स टू Vp इक्वल्स टू, Vp भी लिख सकते हैं, उसको V भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप V ही लिखिएगा। V इक्वल्स टू Va प्लस Vb। ओके, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद वो नोट कर लेना। हाँ, तो परिणामी विभव जो भी है V इक्वल्स टू Va प्लस Vb, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ये डायरेक्ट 3 नहीं आई है, वो 1 और 2 मैं वहां देना भूल गया। जो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव वो है समीकरण 1, और प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव है वो है समीकरण 2। जो हमने लिखा है Va बराबर माइनस के क्यू अपॉन R1 और Vb बराबर के क्यू अपॉन R2, वो हमारी 1 और 2 है और ये हमारी 3। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू जो Va है हमारी, उसकी वैल्यू क्या थी, Va का मान के क्यू अपॉन R1 ही था, माइनस सॉरी प्लस के क्यू अपॉन R2 आ गई हमारी समीकरण। अब इसको क्या करेंगे हम, V इक्वल्स टू के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन आ गया तो 1 अपॉन R1 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन R1 आएगा, क्योंकि माइनस अभी कॉमन नहीं लिया, माइनस इसके साथ है, प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 का लसअप ले लेंगे, LCM। सो कोई नहीं, एक बार आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लेंगे।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद सेम टू सेम स्टेप होगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेंगे कि v इक्वस टू, इसको इस साइड लिख लेंगे और इसको इस साइड लिख लेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। के क्यू अपॉन 1/r2, इसके आगे तो प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा हो या नहीं लगा हो फर्क पड़ता नहीं है, बट माइनस का जरूर लगाना पड़ता है। सो -1/r1। अब इसका मैंने जैसे कहा था एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले रहे हैं के क्यू अपॉन r1 और r2। सो r2 में r2 का डिवाइड किया तो r2 से r2 कैंसिल हो गया, और r1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो r1 आएगा। r1 माइनस, ये हमने छोटी क्लास में सीखा ही है, r1 और r1 r2, तो r1 से r1 डिवाइड होगा तो r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा और r2 बचेगा। r2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो r2 आएगा। सो ये हमारी समीकरण नंबर आती है 4। नोट कर लीजिए आप यहां तक। हाँ, तो समीकरण 4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये, जो हमने किया है डायग्राम में वो हमें लिखना था एक बार। यहाँ से ही वो स्टेप होता है। मैंने पूरा डायग्राम पहले बना लिया ताकि बाद में मैं डायग्राम में कुछ बिगड़े नहीं, इसलिए। सो आप देख लीजिए, आप भी डायग्राम पहले बना सकते हैं। पूरा कंप्लीट डायग्राम तो बनाना नहीं था, केवल ये 2 स्टेप मैंने पहले ही बना लिए ताकि आप पहले से डायग्राम अच्छे से बना सके। सो R2 व R को त्रिज्या मानकर 2 लंबवृत्तीय चाप खींचते हैं जो C व D पर कटते हैं। ये है हमारा R2 और ये है हमारा R1। तो R2 और R1 को त्रिज्या मानकर 2 लंबवृत्तीय चाप यानी 90 डिग्री के चाप, जिससे 90 डिग्री का चाप जैसे ये है, यहाँ पर हम गोले ही रख के यहाँ से इसको ऐसे चाप काटेंगे, ये ऐसे, ये, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे। R2 और R को त्रिज्या मान के यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे चाप काटे लंबवृत्तीय जो कि C और D पर कटते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है सो ये OP है, रेखा OP, लाइन OP इक्वस टू, OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC प्लस CP, OC प्लस CP। ये आ गई यहाँ से ये और यहाँ से वो। जो CP है वो BP के बराबर है। CP इज इक्वस टू BP एंड BP इज इक्वस टू R2। सो ये है हमारा। तो CP की जगह मैं R2 लिख सकता हूं। जो CP है वो BP के बराबर है और जो BP है वो R2 है, तो इसको मैं R2 लिख सकता हूं। और OP क्या है हमारी, OP R है, OP को मैं R लिख सकता हूं, R इक्वस टू OC प्लस R2। ये हो गई हमारी। तो यहां से क्या हो सकता है कि R2 इक्वस टू OC, R2 इक्वस टू R माइनस OC, R माइनस OC। R2 यहाँ पे ऐसे कैसे ही है, उसी को उस साइड भेज दिया तो R माइनस OC। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। ये हमारी समीकरण 5 हो गई। सेम टू सेम AP, हमारी AP जो लाइन है, AP इक्वस टू AD प्लस BP। सेम DP को हम लिख सकते हैं, DP जो है हमारी वो हो जाएगी OP के बराबर। OP जो है वो ऑलरेडी हमारी R है। ये जो DP है वो है हमारी O और P के बराबर, और जो OP है वो ऑलरेडी हमारा R डिस्टेंस है। सो इसको हम AP को क्या लिख सकते हैं, AP को तो हम R1 लिख सकते हैं बिकॉज AP R1 है। AP इक्वस टू R1। सो यहाँ पर R1 आ गया। AD हमारी क्या है, AD कुछ नहीं है, तो AD ऐसे की ऐसे, और जो हमारी DP है वो है R, तो ये आ गया R, ये प्लस है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6। ये आप नोट कर लीजिए।
हाँ, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा ये। तो हमने इस पूरे बड़े डायग्राम में से दो डायग्राम लिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये आप देख रहे होंगे ओ सी और बी, और दूसरा ये वाला ओ डी और ए। तो ओ सी बी है, उसमें जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी एक भुजा जो है 90 डिग्री की है, एक कर्ण है और एक आधार है। तो इसमें जो आधार होगा वो होगा ओ सी। क्यों? क्योंकि हमेशा आधार वही होता है जिस पर थीटा एंगल और 90 डिग्री का एंगल दोनों होते हैं। जिसके ऊपर, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी और इसके ऊपर थीटा एंगल भी है दोनों, तो ये हमारा ओसी आधार हुआ। और हमारा कर्ण क्या हुआ? ओ बी, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण कहलाती है ये। तो यहां से हम हमारा cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यहाँ पर हमारा आधार क्या है? आधार जो है वो है हमारा ओ सी। ओ सी हमारा आधार है और कर्ण क्या है? हमारा ए है। एक बार वापस देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार क्या होता है? जिस पर थीटा हो और जिस पर 90 डिग्री का कोण दोनों हो। तो यहाँ पर थीटा भी और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये तो हो गया हमारा आधार। और कर्ण क्या होता है? कर्ण जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली भुजा ये, तो ये हो गई कर्ण। सो यहां से हमने ये लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वस टू ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं। ओ सी यहाँ पे ए को हमने इधर भेज दिया, ए को हमने इधर भेज दिया, तो ये हो गया हमारा ओ सी इक्वस टू ए कॉस थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे आधार क्या है? एडी, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री का एंगल दोनों एडी पर है। और कर्ण क्या है? ओ ए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो है ओ ए। सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कर्ण और आधार तो आप जानते ही होंगे। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? कर्ण जो है हमारा है ए, और जो आधार है वो है हमारा एडी। ए डी, एडी अपॉन ए हो गया हमारा ये। सेम टू सेम ये चीज जो यहाँ पे की वो भी यहाँ पे करेंगे। सो ए डी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसे आप समीकरण 7 और इसे आप समीकरण 8 नाम दे दीजिएगा। समीकरण 7 और 8 के बाद हमें क्या करना है? आप समीकरण 5 और 6 देख चुके होंगे। 5 और 6 उसी हिसाब से हम लेंगे समीकरण 5 व 7 से। समीकरण 5 और 7 से, समीकरण 5 और 7 से इधर, और समीकरण 6 व 8 से। तो आपकी समीकरण 5 और 6 में जो OC की वैल्यू है और 6 में जो AD की वैल्यू है, वहां आप एक cos थीटा रखेंगे और वहां पर भी आप एक cos थीटा रखेंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक में पर रख के देख लीजिए, मैं करता हूं जितने। हाँ, तो R2 बराबर R माइनस ए cos थीटा एंड R1 बराबर R प्लस ए cos थीटा। आपका भी आंसर यही आया होगा। तो इसको समीकरण 9 नाम दे दीजिए, 8 के बाद 9, और इसको समीकरण 10 नाम दे दीजिए। हाँ, तो समीकरण 9 और 10 देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि समीकरण 4, 9 और 10 से। समीकरण 4 आप जानते ही है कि v बराबर, हमने ये दोनों विभवों को जोड़ा था और उनसे कुछ लसब वगैरह लेके किया था, तो आया था k क्यू बराबर R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो
तो हमने R1 और R2 की जगह वैल्यू रखी है 9, समीकरण 9 R1 की वैल्यू और समीकरण 10 जो R2 की वैल्यू, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो इस वैल्यू पुट करने के लिए r प्लस ए कॉस थीटा और माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, तो इस r से ये r कैंसिल हो गया, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा हो गए, और ए आर प्लस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मैथ्स का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारा आर है, तो आर स्क्वायर माइनस बी हमारा है ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की दूरी अति अल्प होती है, मैंने उस डायग्राम को जूमिंग फॉर्म में बनाया। तो ये जो ए है उसके बीच की दूरी है तो उसकी भी आधी है, तो ये तो और भी ज्यादा छोटी होगी, तो आर तो बहुत बड़ी है, तो आर की तुलना में ए तो बहुत छोटी है, और आर स्क्वायर की तुलना में तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये तो और भी छोटी हो जाएगी, तो इसकी तुलना में तो ये और ज्यादा छोटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि ये अति अल्प है, बहुत ही कम है, सूक्ष्म। तो यहाँ पर आप लिख देना लाइन के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर की तुलना में नगण्य मानने पर, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो आएगा v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2a कॉस थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये तो नगण्य हो गया, जीरो हो गया, और आर स्क्वायर में से जीरो जाएगा तो आर स्क्वायर ही बचेगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहां तक हमारी डेरिवेशन हो चुकी है। अब आपको मैंने जो पहले प्रैक्टिस के वीडियो बताया है, सेकंड चैप्टर से पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे पिछले साल, उसमें मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि जब दो आवेश अति अल्प विद्युत द्विध्रुव हो माइनस क्यू प्लस क्यू अति अल्प दूरी 2a पर स्थित हो, तो एक आवेश का परिमाण, यानी वो आवेश न तो उसके साथ माइनस का चार्ज आएगा न उसके साथ प्लस का चार्ज आएगा, और उनके मध्य की दूरी, इन दोनों का गुणा करवाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अभी मैं आपको केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रफ है, इसको नोट मत करना, आपको केवल यही नोट करना है, ये v इक्वल्स टू के, अब यहां से q को हम अंदर भेजेंगे 2a डॉट q cos थीटा बाय आर स्क्वायर, आ गया, q को हमने अंदर भेज दिया, बाकी सब ऐसे कैसे, k बाहर ही है, v इक्वल्स टू k। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से q इंटू 2a को p लिख सकते हैं, p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर अगर विभव उत्पन्न होगा तो उस विभव का मान होगा v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सके और हम मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके और आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा सके। थैंक यू।